अभी आज अपने शुरू कर रहे हैं सेल एंड कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये जो चैप्टर है वो चैप्टर किस तरह से टैली करना है वो अपने सीखेंगे। लेकिन पहली बात, इसमें कुछ चीज़ें पहले जो अपने ध्यान में रखनी पड़ती है उसके बारे में अपने देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, कितनी मेथड से अपने परचेस कंसिडरेशन फाइंड आउट कर सकते हो। परचेस कंसिडरेशन, परचेसिंग कंपनी जो प्राइस बिकने वाली कंपनी को पे करेगी वो परचेस कंसिडरेशन है। उसके लिए आप जितनी भी फिक्स एसेट या करंट एसेट है उसकी एग्रीड या तो मार्केट वैल्यू को प्लस करेंगे और इसमें से थर्ड पार्टी लायबिलिटी माइनस करेंगे, वो भी एग्रीड वैल्यू। जबकि लमसम मेथड में ऐसा नहीं है। लमसम मेथड में असेट्स और लायबिलिटीज की कोई वैल्यूएशन नहीं की जाती, लेकिन एक लमसम अमाउंट दे दिया जाता है कि इतने के अंदर आपको पूरी कंपनी वो फॉर्म को खरीद लेगी। अब इसमें हम सबसे पहला जो सम करेंगे वो सेल का सम करेंगे, और दूसरा सम जो करेंगे वो होगा तुम्हारा कन्वर्जन का। सेल और कन्वर्जन दोनों चीजें, राइट। तो हम सबसे पहले इसके अंदर देखो, आपको पता कैसे चले तो मैं हर सम के अंदर आपको बता देता हूँ कि सारे कॉलेज के सम है। द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज टेकन ओवर लिखा हो या सोल्ड लिखा हो, राइट, तो ये आ गया तुम्हारा सेल का सम। और अगर आपको मेंशन किया गया हो क्लियरली क्वेश्चन के अंदर कन्वर्टेड, ये वर्ड लिखा गया हो, कन्वर्टेड वर्ड लिखा गया हो, दैट मीन्स ये आपके लिए कन्वर्जन का सम है। तो हम ये सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है वो कन्वर्जन का, वो क्वेश्चन अपने करेंगे कन्वर्जन जब करेंगे तब। और यहाँ पे देखो टेकन ओवर लिखा है। अगर टेकन ओवर लिखा हो तो समझ जाना है कि टेकन ओवर यानी सेल करना है। तो अपने ये अथर्व और अर्जुन वाला सम पहले करेंगे। तो देखिए, मैं पहले सम को रीड कर रहा हूँ। अथर्व एंड अर्जुन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। यहाँ पे बैलेंस शीट दी गई है 31 दिसंबर 2011 की। 1/1/2012 को ये डेट ऑफ परचेज है, यानी कब खरीदा गया, आरओई लिमिटेड ने खरीदा फॉर्म को। उसमें कंडीशंस में सबसे पहले लिखा है कि बिल्डिंग 1,90,000 में ले जाएंगे वो लोग, यानी ये एग्रीड वैल्यू हो गई। मशीनरी 95,000 में ले जाएंगे, इन्वेस्टमेंट 1,15,000 में ले जाएंगे। आरओई लिमिटेड ऑल्सो एग्रीज, यानी वो ये भी कबूल करती है कि बिल्स पेएबल और क्रेडिटर्स वो ले जाएंगे। यहाँ पे प्राइस नहीं लिखी है कि कितनी कीमत में ले जाएंगे, तो समझ जाना जो बुक वैल्यू यहाँ पे दी है, यानी क्रेडिटर्स की बुक वैल्यू 85,000 है और बिल्स पेएबल की वैल्यूएशन यहाँ पे बुक वैल्यू 6,000 है, तो इसी में टेक ओवर करेंगे। और असेट्स अगर कोई नहीं ले गए हैं तो उसका 1,95,000 हमने मार्केट में बेच के पैसा निकाला। ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फॉर्म हैज टू मेक पेमेंट ऑफ बैंक लोन, ये कौन करेगा, फॉर्म करेगी। मतलब इसको परचेस कंसिडरेशन में ऐड नहीं करना है आपको, यानी माइनस नहीं करना है। परचेस कंसिडरेशन कैसे पे किया जाएगा, तो 18,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए का एक, 10% प्रीमियम के साथ में, और 3600 प्रेफरेंस शेयर 10 रुपीज का एक, 727% डिबेंचर्स 100 रुपीज, और बाकी का बैलेंस कैश में। तो हम सबसे पहले तो पीसी फाइंड आउट करेंगे। पीसी फाइंड आउट करने के लिए तुम्हारे पास ये दो जो नोट्स आपको दी गई है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, उसकी जरूरत पड़ेगी। देखो, बिल्डिंग 190, मशीनरी 95 और इन्वेस्टमेंट के 1,15,000। सो हम यहाँ पे तीनों को ऐसे ही लिखेंगे। देखो, तीनों तीन असेट्स को उसी वैल्यू पे, ऊपर की वैल्यू यानी बैलेंस शीट वाली वैल्यू हमको कंसिडर नहीं करनी है। तो आपकी टोटल असेट वैल्यू आ गई 40,000, सॉरी 4 लाख। उसमें से अपने माइनस करेंगे जो लायबिलिटीज कंपनी ले जाती है वही, यानी मतलब ये जो लिखा गया है कि बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स, तो सिर्फ अपने बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स, लेकिन यहाँ पे कौन सी, बुक वैल्यू डायरेक्ट। और याद रखें लायबिलिटीज माइनस होती है, इसलिए हम इसको माइनस करेंगे। अगर माइनस करेंगे तो फाइनल तुम्हारा पीसी आएगा 3,09,000, 3,09,000 ये तुम्हारा पीसी। अब इसको पे कैसे किया, तो तीन अलग अलग शेयर्स या डिबेंचर्स है और बाकी का जो बचा है वो तुम्हारे लिए कैश में है। तो देखें, आपको लिखा गया है 18,000, यहाँ ध्यान से पढ़िए। 18,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए का एक, और 10% प्रीमियम। अगर मैं 10% प्रीमियम 10 रुपए में ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 11 रुपीज मिलेंगे। तो 18,000 को मैं 11 के साथ में मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा 1,98,000, यानी इक्विटी शेयर की वैल्यूएशन 198 हुई। वैसे ही
प्रेफरेंस शेयर 10 रुपये का एक है, तो 3600 इंटू 10 करे तो ये तुम्हारा 36,000 आ गया। और 720 डिबेंचर्स है 100 रुपीज का एक, तो 720 इंटू अपने क्या करें 100 करे तो 72,000 आ गया। नाउ अब तुम्हारे पास टोटल पैसे कितने देने के, 3,09,000। उसमें से आप 1,98,000 दे चुके, 36,000 दे चुके, 72,000 दे चुके, तो इन सबको अपने 3,09,000 में से माइनस किया। और बाकी जो बचा 3,000 ओनली, वो तुम्हारा कैश, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैलेंस इन कैश, तो कैश कितना आएगा इन तीनों पेमेंट को 3,09,000 में से माइनस करने के बाद। राइट। अब यहाँ पे पीसी फाइंड आउट करने के बाद हमको करना क्या है, हमको करना है सबसे पहली बात पूरी बैलेंस शीट खाली कर देनी है। इसका मतलब आप कौन कौन से अकाउंट बनाओगे पहले वो देख ले। हम अकाउंट्स बनाएंगे इसके अंदर, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म बंद हो रही है। अगर कोई भी फॉर्म को बंद करना है, क्लोज करना है, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा पहला। दूसरा, जो पार्टनर्स है उन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाए जाएंगे, यानी अथर्व और अर्जुन का कैपिटल अकाउंट बनेगा। तीसरा, उसके बाद में कैश अकाउंट बनेगा। ये तीन अकाउंट आपको कंपलसरीली बनाने ही है कोई भी सम के अंदर। पहला रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, और तीसरा कैश और बैंक अकाउंट। फिर उसके बाद में जिस कंपनी ने परचेज किया उस कंपनी का अकाउंट, यानी आरोही लिमिटेड, ये अकाउंट बनाएंगे। फिर किस तरह से परचेज किया, तो इक्विटी शेयर दिए, प्रेफरेंस शेयर दिए और डिबेंचर दिए। कैश तो अपने पास ऑलरेडी अकाउंट में है ही, तो ये तीन अकाउंट दूसरे भी बनेंगे। राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिलेशन अकाउंट बना, कंपनी का अकाउंट बना, इक्विटी शेयर का भी अकाउंट यहाँ पे बनाया गया। राइट। और उसके बाद में यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर का भी अकाउंट बनाया गया, देख सकते हो यहाँ पे आप। ओके। इसी तरह से 7% डिबेंचर्स का भी अकाउंट यहाँ पे बनाया गया है, और कैश और बैंक अकाउंट भी बनाया गया, और लास्ट में यहाँ पे लिखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पे बनाया गया। ओके। अब वन बाय वन सबसे पहले स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है पूरी बैलेंस शीट को खाली कर देना है। पूरी बैलेंस शीट को खाली कर देना है, इसका मतलब बैलेंस शीट में जितनी भी अमाउंट है वो सारी की सारी अमाउंट अपने इन सब के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो देखें, सबसे पहली बात, हम कैपिटल अथर्व और अर्जुन की यहाँ से अपनी शुरुआत करते हैं। लाइबिलिटीज पूरी खाली करें। अथर्व और अर्जुन की जो कैपिटल है वो कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी, तो देख सकते हो इसकी एंट्री यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 2 लाख और 1,60,000। और जो तुम्हारे पास यहाँ पे रिजर्व लिखा हुआ है, वो रिजर्व को अपने पार्टनर के कैप जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब ये 50,000 को हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए 3:2 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया बाय रिजर्व 30,000 एंड 20,000। देन आफ्टर, उसके बाद यह क्रेडिटर्स, बिल्स पेबर और बैंक लोन, ये तीनों तीन तुम्हारी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है। अगर थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है तो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे अपने लिखेंगे। देखिए ये तीन लाइबिलिटीज को लिखा हुआ है। राइट। और सारी की सारी याद रखो, बैलेंस शीट खाली करने के टाइम पे आपको कोई भी नई वैल्यू नहीं देनी है। कोई भी नई वैल्यू नहीं देनी है आपको, सब के सब क्या देनी है, सबकी बैलेंस शीट की वैल्यू को खाली आपको लिखना है। ओके। अब आता है इसके बाद में एसेट साइड की बारी। तो देखिए मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, ये सब असेट्स है। कैश एंड बैंक को छोड़ देना, क्योंकि कैश और बैंक का अलग से अकाउंट अपने बनाया हुआ है। तो हम मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर सबको रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट लिखेंगे। देखिए, टू मशीनरी, टू बिल्डिंग, टू स्टॉक, टू डेटर्स, टू इन्वेस्टमेंट, ये लिखा। अब थोड़ा ध्यान देना है इसके अंदर, याद रखो अगर आपको क्वेश्चन में बैड डेट दी है तो बैड डेट माइनस करके अपने डायरेक्टली लिख देंगे, लेकिन बीडीआर माइनस नहीं करेंगे। यानी जब मैं रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करूंगा तो बीडीआर माइनस नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, डेटर्स जहां लिखा है उसके सामने यहाँ बीडीआर 3,000 अलग से लिख देंगे अपने, यानी उसको एज लायबिलिटी यानी क्रेडिट बैलेंस की तरह से आपको ट्रीट करना है। राइट। तो ये खाली हुआ सब। वापस
सारी की सारी बैलेंस शीट की अमाउंट जैसे बताया, कैपिटल ऑफ अथर्व, अर्जुन, ये दोनों अपने कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में लिखेंगे, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और बैंक लोन, ये तीनों तीन को अपने रिलेशन अकाउंट में क्रेडिट लिखेंगे। मशीनरी रिलेशन डेबिट, बिल्डिंग रिलेशन डेबिट, स्टॉक रिलेशन डेबिट। डेटर्स में बेड डेट माइनस करने के बाद वाली अमाउंट रिलेशन में डेबिट, लेकिन बीडीआर को अपने क्रेडिट में लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट रिलेशन में डेबिट। जबकि कैश और बैंक जो है उसको अपने कैश और बैंक अकाउंट में बैलेंस ब्रोट डाउन लिख देंगे। उसको भी आप देख सकते हो, ये रहा बैलेंस ब्रोट डाउन 30,000। ओके। एंड लास्ट बचा, वो बचा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,000, 1,000, उसको अपने इन रेशियो के अंदर यानी 3:2 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये कहाँ जाएगा? अब देखो ये असेट साइड है, असेट यानी डेबिट, तो हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको कहाँ लिखना पड़ेगा? डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा। देखिए 3:2 में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। ओके। अब पूरी बैलेंस शीट खाली हो जाए उसके बाद में सेकंड स्टेप आता है, अपने परचेस कंसिडरेशन की एंट्री करेंगे। एक एंट्री होगी परचेस कंसिडरेशन ड्यू की, और दूसरी एंट्री परचेस कंसिडरेशन पे करने की। जैसे कि 3,09,000 परचेस कंसिडरेशन है, तो पहली एंट्री तुम्हारी यहाँ पे आएगी, आरओई लिमिटेड रिलेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 3,09,000। और दूसरी एंट्री आएगी तुम्हारी आरओई लिमिटेड अकाउंट में डेबिट साइड के ऊपर, यानी एक क्रेडिट एंट्री एक डेबिट एंट्री। अब यहाँ ज़रा ध्यान से देखना, एक बात समझ लेना कि बैलेंस शीट खाली करने के टाइम पे सब चीज़ की एक एक एंट्री आएगी, लेकिन जैसे ही तुम रिलेशन अकाउंट के अंदर या कोई भी दूसरे अकाउंट के अंदर एडजस्टमेंट वाली कोई भी एंट्री को पोस्ट करना स्टार्ट करते हो, या परचेस कंसिडरेशन की कोई भी एंट्री को पोस्ट करना स्टार्ट करते हो, उस टाइम से हर चीज़ की दो दो एंट्री, एक डेबिट एंड एक क्रेडिट आएगी। अब यहाँ पे तुमने एक एंट्री यहाँ कर दी आरओई लिमिटेड में पीसी ड्यू की 3,09,000 रिलेशन अकाउंट में क्रेडिट, और दूसरी एंट्री आएगी आरओई लिमिटेड में यहाँ पे डेबिट। अब तुमने पेमेंट कैसे किया? तो चार तरीके से पेमेंट हुआ, एक इक्विटी शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर, एक डिबेंचर और एक कैश। जैसे पेमेंट हुआ वो सब का सब आरओई लिमिटेड अकाउंट के अंदर अपने क्रेडिट करेंगे, लेकिन उसकी सेकंड इफेक्ट भी तो करनी है। तो इन सब के लिए तुमने सेपरेट अकाउंट बनाया हुआ है। देखिए इक्विटी शेयर तो यहाँ पे इक्विटी शेयर अकाउंट में चला गया, प्रेफरेंस शेयर तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर अकाउंट में चला गया, 7% डिबेंचर तो यहाँ पे 7% डिबेंचर अकाउंट में टू आर लिमिटेड के नाम से चला गया, और लास्ट में कैश एंड बैंक, वो भी देखो आप आर लिमिटेड के अकाउंट से 3,000 चला गया, यानी एवरीथिंग की दो दो एंट्री हो गई। राइट। अब बाकी की बची हुई चीज़ों के बारे में देखते हैं। देखो यहाँ लिखा गया है कि असेट नॉट टेकन ओवर, उसके लिए 1,95,000 फर्म को मिले, कंपनी को नहीं, किसको मिले? फर्म को मिले। अब अपने पास 1,95,000 कैश आती है, तो हम कैश अकाउंट में इसको डेबिट करेंगे। देखें रिलेशन अकाउंट स्टॉक एंड डेटर्स, कितना लिखा है? 1,95,000। राइट। अब ये पैसे आए तुम्हारे पास, तो ये तुमको रिलेशन अकाउंट में क्रेडिट में लिखना है। देखिए 1,95,000 बचे हुए जितनी भी एसेट्स है उनका रिलेशन आपने जिस तरह से किया वो यहाँ पे आपको लिख देना है 1,95,000। उसके बाद दूसरा लिखा हुआ एडजस्टमेंट देखिए कि फर्म हैज़ टू मेक द पेमेंट ऑफ बैंक लोन विद इंटरेस्ट ऑफ ₹25,000 एडिशनली। मतलब आपकी बैंक लोन कितने की है? आपकी बैंक लोन है 1,50,000 की, लेकिन आप इतना पेमेंट नहीं करते, आप इसके अंदर 25,000 का एडिशनल पेमेंट करते हो। अब आप यहाँ पेमेंट करोगे यानी बैंक में से पैसे जाएंगे, बैंक गिवर है, इसलिए 1,50,000 प्लस 25,000 दोनों बैंक अकाउंट में आप क्रेडिट करेंगे। देखिए यहाँ पे रिलेशन अकाउंट लिखा गया 1,75,000, और सेकेंड इफेक्ट इसकी आएगी रिलेशन अकाउंट में डेबिट साइड के ऊपर। राइट। अब इसके बाद आप देख सकते हो कि कोई भी चीज़ बाकी नहीं, लेकिन यहाँ पे जब भी टेकन ओवर लिखा हो तो चेक करना है, क्या चीज़ चेक करनी है कि क्या कोई असेट या लायबिलिटी बाकी बच जाती है। हमने मशीनरी, तो मशीनरी के बारे में यहाँ पे आ गया, बिल्डिंग तो बिल्डिंग के बारे में यहाँ पे आ गया, फिर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक यहाँ पे असेट्स नोट टेकन ओवर के अंदर आ गया, डेटर्स भी उसके अंदर आ गया। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे हो गया, यानी मतलब ये सब चीज़ हो गया। कैश कभी भी टेक ओवर नहीं होती, कैश यानी कैश अलग से ही गिनना है इसको। अब ये लायबिलिटी साइड पे देखो तो क्रेडिटर्स तो ऑलरेडी आपको सेकंड एडजस्टमेंट में लिखा गया है। देखिए क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल के बारे में। बैंक लोन की बात करो तो बैंक लोन के बारे में भी यहाँ पे 150 से 25,000 एडिशनल के साथ में लिखा गया है, यानी मतलब सारी असेट्स एंड सारी लायबिलिटीज हो गई। अब सवाल ये है कि इन केस अगर कोई असेट या लायबिलिटी बच गई तो उसका हम क्या करेंगे? तो यहीं पे तुम्हारा डिफरेंस आता है टेकन ओवर और कन्वर्टेड के अंदर।
याद रखो कि जब भी अगर कोई भी एसेट बच जाती है टेकन ओवर वाले सम में यानी सेल वाले सम के अंदर, तो उस एसेट को फर्म बेच देगी, उसके पैसे आ जाएंगे एग्जैक्टली बुक वैल्यू। एग्जाम्पल, डेटर्स, सॉरी स्टॉक की हम बात करें, स्टॉक के बारे में अगर समझो कुछ भी नहीं लिखा होता तो हम क्या समझते, स्टॉक को फर्म ने बेच दिया। सवाल कि इसकी एंट्री कहाँ पे आएगी, आप एक एंट्री करोगे रिलेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, इसी तरह से बाई कैश लिखेंगे, और दूसरी एंट्री अपने कैश अकाउंट में यहाँ पे डेबिट लिख देंगे टू रिलेशन अकाउंट। वही बुक वैल्यू यानी 1 लाख रुपए से इसको अपने क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट करना है। मतलब अगर कोई एसेट को कंपनी नहीं ले जाती या उस एसेट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है नीचे, तो हम क्या करेंगे, उस एसेट को इस तरह से सेल कर देंगे। एंड उसके बाद में अगर कोई लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी की एंट्री इससे उल्टी होती है। जैसे कि समझो कि अगर क्रेडिटर्स के बारे में या तो बैंक लोन के बारे में कुछ नहीं लिखा होता तो हम 1.5 लाख के अंदर है जिसको पे करते हैं। हम यहाँ पे 1.5 लाख के अंदर है जिसको पे कर रहे हैं, पेमेंट करना है। तो पेमेंट करना है तो जाएगा बैंक में से क्रेडिट, बैंक में क्रेडिट एंट्री करेंगे और रिलेशन अकाउंट में आप डेबिट करोगे, जैसे यहाँ पे एंट्री की है ना एग्जैक्टली वैसी ही एंट्री। राइट, तो याद रहे कि जब भी सेल वाला सम हो तो जिस असेट और लायबिलिटी के बारे में कुछ भी ना लिखा गया हो, उस असेट और लायबिलिटी के बारे में हम क्या करेंगे, हम ऐसा समझेंगे कि असेट को फर्म ने बेच दिया, कैश आ गई, या लायबिलिटी को फर्म ने पे कर दिया, उसके लिए कैश उन्होंने, या तो बैंक बैलेंस में से पैसा इतना कट हो गया। राइट, ये तुम्हारा सेल वाला सम हुआ। अब इसके अंदर अपने लास्ट में टैली करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो अब शुरू होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे डेबिट साइड ज़्यादा है, तो डेबिट का टोटल, इसमें से क्रेडिट माइनस करेंगे अगर हम, तो हमको 50,000 का यहाँ पे शॉर्टफॉल मिलेगा। ये 50,000 तुम्हारा लॉस है। ये लॉस को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पीएसआर के रेशियो के अंदर शेयर कर देंगे। तो देखिए, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लॉस ऑन रियलाइजेशन हमने लिखा हुआ है। राइट, अब ये सब हो गया, इसके बाद हम क्या करें, हमको अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को टैली करना है, क्योंकि हम अब फाइंड आउट करेंगे फाइनल क्लेम रेशियो। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आपके क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल तुम्हारा 2,30,000 है, उसमें अभी आपके पास सिर्फ ये दो ही चीज़ें हैं, पीएनएल अकाउंट और लॉस ऑन रियलाइजेशन, ये सब तो बाद में आएगा। यानी 2,30,000 में से आप 30,600 को माइनस करोगे, देखिए, तो आपको ये रेशियो मिलेंगे, जिसको बोलेंगे ये रहा देखो, 2,30,000 में से आपने माइनस किया, माइनस करने के बाद आपको ये रेशियो मिलेंगे। राइट, उसी तरह से अर्जुन में भी क्रेडिट में से टोटल डेबिट को माइनस करो, तो ये रेशियो आया आपका 199400 159600। हम इसमें से दो जीरो निकाल देंगे, और जितने भी शेयर्स है, चाहे इक्विटी शेयर हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, चाहे डिबेंचर्स हो, तीनों को इसी रेशियो के अंदर, इसी रेशियो के अंदर, रिमेंबर यहाँ पे शेयर्स लिखने, अमाउंट कभी नहीं लिखनी है। मतलब आप 1,98,000 कभी भी नहीं लिखोगे, ये शेयर्स लिखेंगे अपने। राइट, इसी तरह से यहाँ पे भी शेयर्स और यहाँ पे भी 720 शेयर्स लिखेंगे। इन सब को आपको यहाँ पे 1994 डिवाइडेड बाई 3560, सवाल 3560 कहाँ से आया, तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो आपको 3590 है, सॉरी 3590 मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे 1596 डिवाइडेड बाई 3590 मिलेगा, तो आपको 9,998 शेयर आते हैं। यहाँ पे 8,002 शेयर आते हैं। अब हम क्या करेंगे, उसको, एक शेयर की वैल्यूएशन कितनी है, 11 रुपये, तो उस 11 रुपये के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो तुम्हारे पास फाइनल आंसर आया। इसी तरह से यहाँ पे भी 1994 डिवाइडेड बाई 3590, 1596 डिवाइडेड बाई 3590, तुम्हारे पास 2,000, और यहाँ पे 1,600 आंसर आएगा। ये आंसर को आप 10 रुपीज़ और 10 रुपीज़ के साथ में मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू कितनी है, एक प्रेफरेंस शेयर 10 रुपये का है इसलिए। और 720 डिवेंचर्स को भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके 100 के साथ में अपने मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 720 इंटू 1994 डिवाइडेड बाई 3590, और यहाँ पे 720 इंटू 1596 डिवाइडेड बाई 3590। तो ये जो भी डिवेंचर्स आते हैं उसको भी आप मल्टीप्लाई करो। अब सवाल ये, इसकी एंट्री कैसे करें, तो एंट्री करने के लिए सबसे पहले तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अमाउंट के साथ में आपको इसको डेबिट कर देना है। यहाँ पे आप डेबिट करोगे, और जो अकाउंट है उस अकाउंट के अंदर आप इसको क्रेडिट करोगे। जैसे कि इक्विटी शेयर लिखा हुआ है, तो इक्विटी शेयर अकाउंट के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे अथर्व कैपिटल में सेम अमाउंट 10998, यहाँ पे भी 10998, यहाँ 88022, और यहाँ पे भी 88022, यानी ये दोनों चीज़ों को इसी तरह से आपको करना है।
सेम प्रेफरेंस शेयर में भी और डिबेंचर्स के अंदर भी। अब फाइनल चीज होती है कि जब तुम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को टैली करोगे, यानी 2,30,000 में से इतनी अमाउंट को आप माइनस करोगे, तो आपको ये बैलेंस मिलेगा 29422। इसी तरह से यहाँ पे अगर 1,80,000 में से अगर आप ये सारे अमाउंट को माइनस करोगे तो आपको बैलेंस मिलेगा 23578। अब ये दोनों बैलेंस को आप फाइनली किस में ट्रांसफर कर देंगे, कैश और बैंक अकाउंट में। यहाँ डेबिट है तो यहाँ पे दोनों के नाम से आएगा क्रेडिट में। अब आप कैश और बैंक अकाउंट को टैली करोगे तो ये टैली हो जाना चाहिए। अगर टैली नहीं होता तो एंट्री में कोई ना कोई जगह पे तुमने एक एंट्री कम की है ऐसा मान के चलना है, और टैली करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे कोई एंट्री के अंदर आपसे गलती हुई है। राइट। तो ये हुआ तुम्हारा सेल का सम। याद रखना, हम डिस्ट्रीब्यूट कुछ भी ना लिखा हो तो शेयर्स, इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर, और डिबेंचर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फाइनल क्लेम रेशियो के अंदर। और फाइनल क्लेम रेशियो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, जब आप रियलाइजेशन अकाउंट को टैली कर दोगे उसके बाद में आपका प्रॉफिट या तो लॉस जब आ जाएगा, उसको भी कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में जो अमाउंट, जो बैलेंस आपके पास बचता है, वही बैलेंस आपको क्या करना है, वही बैलेंस से आपको फाइनल क्लेम रेशियो फाइंड आउट करना है। मतलब ये 2,30,000 में से आपको 30,600 और यहाँ पे 180 में से आपको 20,400 माइनस करना है। जो मिलेगा वो तुम्हारा फाइनल क्लेम रेशियो। उस रेशियो में नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो या प्रेफरेंस शेयर्स हो या नंबर ऑफ डिबेंचर्स को डिवाइड करना है। फिर लास्ट में इसको टैली करेंगे तो आपको कैश और बैंक का बैलेंस मिलेगा, जिसको आप कैश और बैंक अकाउंट में इस तरह से पोस्ट कर दोगे तो कैश और बैंक अकाउंट फाइनली आपका टैली हो जाएगा। ये हुआ आपका सेल वाला सम। अब हम ऐसा ही एक सम करेंगे कन्वर्जन वाला। देखो ये भी सेल लिखा है, देखो सोल्ड लिखा है मतलब सेल वाला सम है। राइट। हम इसके अंदर अब करेंगे कन्वर्जन वाला एक सम। देखो यार लिखा हुआ है कन्वर्टेड इनटू कैमब्रोक लिमिटेड। जहाँ कन्वर्टेड लिखा हो वहाँ याद रखना है कन्वर्जन का सम है। लेकिन हम इसके अंदर सम करेंगे दूसरा वाला। ये रहा, निलय, निशु एंड नहार। अगर आप इंडिविजुअली बात करो तो ये सम सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, निलय, निशु एंड नहार। देखो इसमें आपको यार नीचे लिखा गया है कि कन्वर्टेड इनटू लिमिटेड कंपनी नेम नोकिया लिमिटेड। तो अब सवाल ये कि सेल और कन्वर्जन में फ़र्क क्या। मैंने सेल के टाइम पे आपको समझाया कि अगर सेल के अंदर किसी असेट या तो लायबिलिटी के बारे में कुछ भी ना लिखा हो तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, उस असेट या तो लायबिलिटी को हम ऐसा मान के चलते हैं जैसे कि फर्म ने बेच दिया। लेकिन यहाँ पे अगर उस असेट या लायबिलिटी के बारे में कुछ भी ना लिखा गया हो तो उसको अपने सीधे सीधे, अगर असेट हो तो पीसी में ऐड कर देंगे, और अगर लायबिलिटी हो तो उसको परचेज कंसिडरेशन में से माइनस कर देंगे। मतलब यही डिफरेंस का पॉइंट है, इसके अलावा दूसरा कोई डिफरेंस का पॉइंट नहीं है। राइट। बाकी सारी एंट्रीज में सेम टू सेम रहेगी। अपने सबसे पहले शुरुआत एज यूजुअल किससे करेंगे, अपने शुरुआत करेंगे परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट करने से। तो देखिए, बिल्डिंग और मशीनरी की वैल्यूएशन 22,000 लिखी गई यहाँ पे 22,000, और यहाँ पे मशीनरी 12,000 तो 12,000 भी लिखा गया। डेटर्स को 95% बुक वैल्यू से रियलाइज करना है। अब यहाँ पे आपके पास डेटर्स लिखे हैं 10,000, तो हम 10,000 के 95% अगर करेंगे तो आपको 9,500 मिलेंगे। अब गुडविल ऑफ द फर्म उसको वैल्यू करना है, किस तरह से वैल्यू करना है। देखो तुम्हारे पास तीन अलग अलग गुडविल की, सॉरी लास्ट ईयर के 3 साल के प्रॉफिट आपको दिए, 6,000, 4,000, 8,000। तो देखो इस तरह से गुडविल फाइंड आउट करनी है जो आप 12th स्टैंडर्ड में करते थे। 6,000, 4,000, 8,000, सबका टोटल आया 18,000। 3 साल का एवरेज है इसलिए डिवाइडेड बाई 3 किया हमने। अब जो तुम्हारा 6,000 आंसर आया उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, कैसा लिखा गया है, थ्राइस। थ्राइस लिखा है, इसका मतलब क्या, 3 गुना। तो ये 6,000 का 3 गुना आपने करेंगे तो 18,000 आपकी गुडविल आ गई। वापिस 3 साल के प्रॉफिट दिए तो तीनों 3 साल के प्रॉफिट को प्लस करके डिवाइडेड बाय 3 करो तो आपको मिलेगा 6,000। अब ये 6,000 को कितने साल के एवरेज प्रॉफिट, तो यहाँ लिखा है थ्राइस, ट्वाइस लिखा हो तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, थ्राइस लिखा हो तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। ये लास्ट में करना है। याद रखो ये तीन और ये तीन का एक दूसरे के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है।
ये तीन तो हमने 3 साल का प्रॉफिट दिया है इसलिए अपने लिखा, 4 साल का प्रॉफिट दिया होता तो डिवाइडेड बाई 4 करते। लेकिन ये जो थ्राइस लिखा उन्हें, तो वो यहाँ पे इंटू 3 करना है आपको, तो ये 18,000 आया। राइट। उसके बाद आप देख सकते हो कि सारी लायबिलिटीज के बारे में देखो। तो लायबिलिटीज में कंपनी ने बोला कि नहार द कंपनी टुक ओवर द क्रेडिटर्स, यानी कंपनी खाली क्रेडिटर्स ले जाएगी, बाकी कोई चीज़ कंपनी ले नहीं जाएगी। तो हमने यहाँ पे देखो क्रेडिटर्स के बारे में लिखा, क्रेडिटर्स, इसमें वैल्यू नहीं लिखी है तो जो बुक वैल्यू हो ना, उसी बुक वैल्यू के ऊपर कंपनी ले गई ऐसा मान के चलेंगे। अब यहाँ कन्वर्जन का ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख सकते हो, अब अपने वन बाय वन चेक करेंगे। याद रखो पेटेंट है ना, इनटेंजिबल एसेट है। अगर इनटेंजिबल एसेट के बारे में कुछ भी ना लिखा हो तो उसको छोड़ देना है आपको, यानी उसको ना पीसी में लिखेंगे ना उसको मार्केट में सेल करेंगे, कुछ भी नहीं, या सेल हो या कन्वर्जन हो, किसी में भी उसके बारे में कुछ ना लिखा हो तो कुछ भी नहीं कहना, चाहे पेटेंट हो, कॉपीराइट हो या गुडविल हो। ये तीनों तीन असेट जिसको इंटेंजिबल अदृश्य मिलकत बोला जाता है, उसके लिए हम कभी भी कोई भी एंट्री नहीं करेंगे अगर उसके बारे में नीचे एडजस्टमेंट में कुछ लिखा ना हो तो। राइट। अब हम वन बाय वन चेक करते हैं। देखो बिल्डिंग के बारे में लिखा है, हो गया बिल्डिंग का काम। फिर बिल्डिंग मशीनरी की बात करें तो मशीनरी के बारे में लिखा है। फिर इसके बाद में डीटर्स, तो डीटर्स के बारे में लिखा है। स्टॉक के बारे में पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ गुडविल के बारे में लिखा है वो हमने एंट्री कर दी, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं लिखा गया है देखिए। राइट। तो इसका मतलब स्टॉक के बारे में कुछ भी ना लिखा हो तो हम क्या समझेंगे, स्टॉक कंपनी बुक वैल्यू पे ले गई यानी 12,000। तो देखो पीसी में हमने स्टॉक को ऐड कर दिया। ये कब करना है, अगर कन्वर्जन हो तो, सेल हो तो ये स्टॉक को बेच दिया ऐसा मानेंगे और उसके रिलेशन अकाउंट में क्रेडिट और कैश अकाउंट में डेबिट करेंगे। लेकिन अगर कन्वर्जन लिखा हो तो उस वक्त हम हमेशा क्या करेंगे, जिस असेट के बारे में कुछ भी ना लिखा हो उस असेट को बुक वैल्यू से पीसी में अपने को ऐड कर देना है। राइट, सिंपल। नाउ द नेक्स्ट वन, लायबिलिटीज सारी चेक करें। लायबिलिटीज में देख सकते हो 1 2 3 4, तो ये लायबिलिटी नहीं है, निलय की लोन, वो भी थर्ड पार्टी लायबिलिटी नहीं है, वो पार्टनर की लोन है। फिर बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल के बारे में यहाँ पे लिखा है देखो, नहार ले जाता है वो, तो अपने बिल्स पेबल को छोड़ देते हैं। क्रेडिटर्स के बारे में ऑलरेडी कंपनी क्रेडिटर्स को ले जाती है ये लिखा है। लेकिन वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो हम क्या करेंगे, ये वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड को वही 4,000 रुपये से पीसी के अंदर देखो यहाँ पे लिख देंगे 4,000। यानी अब ये सिंपल समझ में आ जाना चाहिए कि अगर कन्वर्जन हो तो अगर जिस असेट या लायबिलिटी के बारे में कुछ भी ना लिखा हो वो असेट और लायबिलिटी को हम किस में ऐड कर देंगे, परचेज कंसिडरेशन के अंदर उसको ऐड कर देंगे, असेट हो तो, और लायबिलिटी हो तो उसको माइनस कर देंगे। अब पीसी तो फाइंड आउट हो गया, पीसी का डिस्चार्ज कैसे करना है उसके बारे में यह लिखा है देखिए। 6,000 इक्विटी शेयर, 9 रुपये का एक, और बाकी का कैश। तो देखिए 6,000 इंटू 9 करो, 54,000 आया। टोटल पीसी कितना है, 64,500। उसमें से 54,000 तो इक्विटी शेयर में जा गया, बाकी बचा हुआ बैलेंस अपने कैश में पे करेंगे। राइट। अब ये इतना हो जाए उसके बाद में अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है, पूरी बैलेंस शीट को खाली करना। पूरी बैलेंस शीट को खाली करने के लिए सबसे पहले देखिए अकाउंट कौन कौन से बनेंगे। तो पहले तो आपका रिलेशन अकाउंट बनेगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनेगा 3 पार्टनर के लिए, और उसके बाद में कैश और बैंक अकाउंट बनेगा। फिर जो कंपनी है नोकिया लिमिटेड उसका अकाउंट बनेगा। यहाँ पे ज़्यादा वेराइटीज़ नहीं है मतलब पेमेंट की, तो इसलिए खाली इक्विटी शेयर का अकाउंट आपको एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। जबकि पिछले वाले सम के अंदर हमने प्रेफरेंस शेयर का भी अकाउंट बनाया था और डिबेंचर वाला भी अकाउंट बनाया था। राइट। तो ये ये बात ध्यान में रखना है आपको। लेकिन यहाँ एक चीज़ अलग जो है ना, जिसके लिए मैंने ये सम को सिलेक्ट किया समझाने के लिए, वो है नीलाइज लोन। अगर थर्ड पार्टी की लोन होती जैसे मिसिस नीलय लोन है तो इसके लिए अलग अकाउंट नहीं बनाया, लेकिन पार्टनर की लोन होने तो पार्टनर की लोन के लिए आपको अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा, यानी नीलेज लोन का अकाउंट आपको अलग से बनाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कितने अकाउंट बने, एक रिलेशन अकाउंट बना, नोकिया लिमिटेड का अकाउंट, इक्विटी शेयर अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, कैश और बैंक अकाउंट, और लास्ट में जैसे मैंने बताया नीलेज लोन अकाउंट भी बनाया गया। राइट। तो इतने अकाउंट आपको कंपल्सरीली बनाने पड़ेंगे। अब देखें, हम सबसे पहले बैलेंस शीट को खाली करते हैं। तो मतलब कैपिटल ऑफ नीलय, कैपिटल ऑफ निशु एंड कैपिटल ऑफ नहार, और रिजर्व फंड को पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये सब आपको कैपिटल अकाउंट में दिखेगा, ये देखिए
ये बैलेंस हो गया और इसके बाद में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया रिजर्व फंड को। देन आफ्टर उसके बाद अपने पास नीलेज लोन लिखा हुआ है, तो नीलेज लोन को नीलय के लोन के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, राइट। 10,000 क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा, क्योंकि ये लायबिलिटी है और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड पे आती है। अब इसके बाद अपने यहाँ पे देख सकते हैं बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर्स और वर्कर्स प्रोविडेंट फंड, ये थर्ड पार्टी लायबिलिटी है। याद रहे, वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड है, वर्कर प्रोविडेंट फंड हो, ये थर्ड पार्टी लायबिलिटी है। लेकिन वर्कर कॉम्पनसेशन फंड हो तो उसको अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स कैपिटल के अंदर, तो अगर उसके अंदर कोई एडजस्टमेंट ना लिखा हो तो आप उसको डायरेक्टली पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग फंड और प्रोविडेंट फंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। फिर आता है यहाँ पे पेटेंट, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स और कैश, ये सारी एसेट को रिलेशन अकाउंट में हमने डेबिट किया है, देखो। और याद रखो बिल्डिंग अपने ग्रॉस वैल्यू लिखेंगे, उसका डेप्रिसिएशन अगर प्रोविजन लिखा हो तो सामने लायबिलिटी की साइड पे लिखेंगे, मतलब क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। सब लिख दिया। उसके बाद में देखो वर्कर प्रोविजन फंड यानी सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। अब ये गलत था, जरा मैंने करेक्शन कर दिया, देखो अब ये कंप्लीट हो गया है, पूरा का पूरा खाली हो गया। कैश को भी अपने कैश अकाउंट में डेबिट कर देना है, देखे यहाँ पे कैश अकाउंट में कैश बैलेंस उसका डेबिट हो गया, राइट। 5,800 वो भी हो गया। अब ये सब खाली हो गया। अब खाली होने के बाद अपनी एंट्री सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी होती है, सबसे पहले पीसी की एंट्री करेंगे। तो परचेस कंसिडरेशन 64,500 है, तो हम यहाँ पे देखो नोकिया लिमिटेड लिखा है 64,500, और नोकिया लिमिटेड में डेबिट साइड पे 64,500। सवाल अब इसका पेमेंट कैसे किया गया, तो पेमेंट इक्विटी शेयर में किया और कैश और बैंक में किया। तो इक्विटी शेयर और कैश और बैंक के अंदर इसका पेमेंट आपको कर देना है। और ये देखो इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर अकाउंट में चला गया। टू फॉर्म अकाउंट जो गलत लिखा है, मैं लिखूँ नोकिया लिमिटेड अकाउंट, राइट। और यहाँ पे देखिए इक्विटी शेयर में ये लिख दिया, और कैश अकाउंट के अंदर भी सेम इसी तरह से आपको नोकिया लिमिटेड अकाउंट लिखना है। ओके, अब ज़रा ध्यान दिया जाए इसके ऊपर। अब ये सब तो लिख दिया आपने। अब इसके बाद में अपने सारी पीसी की भी एंट्री कर दी। अब यहाँ पे असेट बाकी रह गई हो उसके बारे में अपने चेक करें, तो कौन सी असेट पार्टनर ले जाता है वो चेक करें। तो सिर्फ यहाँ पे देखो नहार एग्रीड टू पे द अमाउंट ऑफ बिल्स पेबल, सिर्फ नहार बिल्स पेबल का पेमेंट करेगा। अब अगर कोई इंसान पेमेंट करता है तो उसने फर्म को बेनिफिट दिया, राइट। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो देखिए ये बिल्स पेबल सिर्फ नहार के अकाउंट में 1,000 यहाँ पे लिखा गया है, राइट। तो बिल्स पेबल यहाँ पे एक एंट्री आएगी और दूसरी एंट्री हमेशा रिलेशन अकाउंट के अंदर आएगी। देखिए नाहर कैपिटल अकाउंट बिल्स पेबल टेकन ओवर 1,000, एक यहाँ डेबिट और एक यहाँ क्रेडिट। इतना याद रखिए कि जब बिल्स पेबल आपने बैलेंस शीट खाली करने के टाइम पे लिखा था तब क्रेडिट लिखा था, और जब इसका पेमेंट होगा तो वो डेबिट होगा। इसी तरह से कोई भी एसेट में भी ऐसा ही याद रखना है कि एसेट हमेशा डेबिट होती है रिलेशन अकाउंट में जब बैलेंस शीट खाली करते हैं तब, तो जब इसका पेमेंट रिसीव करने का टाइम आएगा तो रिलेशन अकाउंट में क्रेडिट होगा, राइट। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो एंट्री याद रखनी है वो ये, देखिए रिलेशन एक्सपेंस 3,000 रुपीज़ लिखा है, लेकिन ये रिलेशन एक्सपेंस जो 3,000 रुपीज़ लिखा है वो कौन पे करता है, नोकिया लिमिटेड पे करती है, राइट। और हम अभी एंट्री किसकी बुक्स के अंदर कर रहे हैं, हम इसको फॉर्म की बुक के अंदर एंट्री कर रहे हैं, यानी ये पार्टनरशिप के अंदर इसकी एंट्री कर रहे हैं, तो इसकी एंट्री नहीं आएगी। रिमेंबर, रिलेशन एक्सपेंस अगर कंपनी पे करे तो कोई एंट्री नहीं, रिलेशन एक्सपेंस अगर फर्म पे करे तो क्या करेंगे वो भी बता देता हूँ। रिलेशन एक्सपेंस में आप डेबिट लिखोगे और कैश और बैंक अकाउंट में आप क्रेडिट लिखोगे। तीसरा केस, रिलेशन एक्सपेंस अगर पार्टनर पे करे तो रिलेशन अकाउंट में डेबिट और पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, राइट। सिर्फ कब एंट्री नहीं आएगी, कंपनी खरीदने वाली कंपनी अगर इसको पे करती है तब इसकी एंट्री नहीं आएगी। यानी रिलेशन एक्सपेंस को इग्नोर कर देना है आपको, इसकी एंट्री ही नहीं करनी है। अब एक लास्ट एंट्री बाकी है, द फॉर्म शेल पे द अमाउंट ऑफ नीलेज लोन, कौन पे करेगा, फॉर्म पे करे।
फॉर्म पे करे नीलेश लोन की अमाउंट को, तो इसका मतलब देखिए नीलय की लोन में यहाँ बैलेंस लिखा है। अब यहाँ पे अपने टू कैश एंड बैंक लिखेंगे, टू कैश एंड बैंक लिखा। इसके बाद में पेमेंट हुआ तो पेमेंट यहाँ पे लिखेंगे अपने क्रेडिट साइड के ऊपर, क्योंकि बैंक में से पैसा जाएगा, बैंक बिकम्स गिवर, राइट। और नीलेश अकाउंट अपने क्लोज कर देना है। यहाँ पे ख़त्म हो गया ये। अब सब का सब एडजस्टमेंट की सारी एंट्रीज हो गई। अब रिलेशन अकाउंट को टैली करने का टाइम आ गया। रिलेशन अकाउंट को टैली करें तो यहाँ पे आपके लिए क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है। अगर क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस का टोटल करके आपको इसमें से डेबिट माइनस करना है। तो आपको 19,300 प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन मिलता है, जिसको आपको 5:3:2 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आप इसको 5:3:2 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपको 965057903860 मिलेगा। ये जाएगा सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जिसको यहाँ पे लिखा गया है। देखिए प्रॉफिट है इसलिए क्रेडिट हुआ है। अब वापिस वही फाइनल क्लेम रेशियो ढूंढना है। फाइनल क्लेम रेशियो ढूंढने के लिए मैंने आगे वाले सम के अंदर भी आपको बताया। अब इसका टोटल करो, 26,650 आता है। और यहाँ पे कोई भी बैलेंस होगा ही नहीं, क्योंकि ये बाद में लिखा जाएगा, ये दोनों चीज़ों को बाद में लिखा जाएगा, राइट। तो ये 26,650, यहाँ पे 19,590 और यहाँ पे 14,060 आएगा। इसी रेशियो में हम इक्विटी शेयर को देखिए, जीरो निकाल दिया है सिर्फ। 6,000 शेयर्स को हम इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी 6,000 इंटू दिस रेशियो प्लस इन तीनों का प्लस, डिवाइडेड बाई इन तीनों का प्लस करेंगे। देखिए तो डिवाइडेड बाई 6,030 सेम 1959, उसके बाद में डिवाइडेड बाई 6,030 या 1406 डिवाइडेड बाई 6,030। वापिस बोलता हूँ, जब भी डिस्ट्रीब्यूट करो नंबर ऑफ शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, कभी भी अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। एंड फाइनली आपके पास जो शेयर्स आएंगे, उस शेयर्स को आपको पता है एक शेयर 9 रुपये का है, तो 9 रुपये के साथ में हमने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ लिखा गया है। देखिए एक शेयर कितने रुपए का है, 9 रुपये का है। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल आंसर आपको मिल गया। अब ये आंसर को अपने क्या करें, यहाँ पे इक्विटी शेयर में लिखे, कैपिटल अकाउंट में इक्विटी शेयर के नाम से। और इक्विटी शेयर अकाउंट के अंदर आप देख सकते हो निलय, निशु और नहार, इन तीनों के नाम से हमने यही अमाउंट को क्रेडिट साइड पे पोस्ट किया। अब जब इसको टैली करोगे आप, तो टैली करने के बाद आपको कैश और बैंक का बैलेंस फाइनल मिल जाएगा। एंड दैट इज, इसको अपने फाइनली कैश और बैंक में पोस्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कैश और बैंक टैली होता हुआ आपको दिखेगा। 16,300 आपका फाइनल आंसर आ गया, राइट। तो कन्वर्जन और सेल में फ़र्क बेसिकली क्या है कि कन्वर्जन के टाइम पे अगर कोई भी एसेट और लायबिलिटी को सामने वाली कंपनी नहीं ले जाती है, तो पार्टनर उसको नहीं खरीदता या पार्टनर उसको टेक ओवर नहीं करता, तो उसको हमको परचेस कंसिडरेशन के अंदर इंक्लूड कर देना है। लेकिन अगर सेल है तो सेल के टाइम पे उसी एसेट और उसी लायबिलिटी को, अगर जिसके बारे में कुछ भी ना लिखा गया हो, ना पार्टनर उसको टेक ओवर करता हो, ना कंपनी उसको परचेस कर रही हो, तो हम उसको मार्केट में डिस्पोज ऑफ करेंगे। इसका मतलब असेट को हम बेच देंगे, पैसे आएंगे तो कैश अकाउंट में डेबिट और रिलेशन अकाउंट क्रेडिट। और लायबिलिटीज है तो लायबिलिटीज को अपने रिलेशन अकाउंट में डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ये बेसिक डिफरेंस है। और हमेशा याद रखिए, अगर रिलेशन एक्सपेंस कंपनी पे करती है खरीदने वाली, तो उसकी कभी भी एंट्री हम नहीं करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आपका सेल और कन्वर्जन का जो भी एक्सप्लेनेशन था वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।